आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन सुबह सवालों के साथ शुरू हुआ, लेकिन जैसे जैसे प्रश्नकाल आगे बढ़ा, सदन सवालों से ज्यादा सवालों के जवाबों को लेकर गरमाने लगा। कभी शिक्षा व्यवस्था पर सरकार से हिसाब मांगा गया, तो कहीं जर्जर सड़कों की तस्वीरों ने सत्ता को कटघरे में खड़ा कर दिया। राशन कार्ड में कथित गड़बड़ियों पर सरकार को अपने ही विधायकों के सवालों का सामना करना पड़ा और जल जीवन मिशन में भुगतान को लेकर भ्रष्टाचार के आरोपों ने बहस को और तीखा बना दिया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये रही कि आज सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के विधायक भी अपने ही सरकार से जवाब मांगते नजर आए। तो आज का दिन क्यों रहा इतना अहम? किस मुद्दे ने सरकार को सबसे ज्यादा घेरा और क्यों तीसरे दिन ही शीतकालीन सत्र का सियासी तापमान बढ़ा दिया? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन सवालों और टकरावों से भरा रहा। प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा, सड़कों की बदहाली, राशन कार्ड में गड़बड़ी, जल जीवन मिशन और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे अहम मुद्दों पर सरकार और विधायकों के बीच तीखी बहस देखने को मिली। खास बात ये रही कि विपक्ष ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के विधायक भी अपनी ही सरकार से जवाब मांगते नजर आए। प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा विभाग से जुड़े मुद्दों ने सदन में हलचल मचा दी। विपक्ष ने स्कूलों में शिक्षकों की कमी, अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति, बंद स्कूलों और ड्रॉप आउट छात्रों के मामलों को लेकर सरकार से जवाब मांगा। इन सवालों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस देखने को मिली। इसी दौरान सड़क निर्माण और मरम्मत का मुद्दा भी सदन में उठा। कांग्रेस विधायक हर्षिता बघेल ने डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र सहित राजनांदगांव और खैरागढ़ जिले की मरम्मत योग्य सड़कों की जानकारी मांगी। जवाब में लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने बताया कि 48 सड़कें मरम्मत योग्य हैं, जिनमें से 39 का टेंडर हो चुका है, 4 सड़कें पूरी हो चुकी हैं और 5 पर काम शुरू होना बाकी है। हालांकि हर्षिता बघेल ने मंत्री के जवाब को गलत बताते हुए कहा कि जमीनी स्तर पर एक भी सड़क पर मरम्मत का काम नहीं हुआ है। इस पर आसंदी को हस्तक्षेप करना पड़ा और कहा गया कि मंत्री द्वारा पूरी जानकारी दी जा रही है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रगति पर है, मतलब आपने उसमें काम शुरू हो चुका होगा, शुरुआत हो गई होगी। प्रगति पर है तो प्रक्रियाधीन है तो मतलब कार्य चालू हो गए। आपके ऐसे कोई भी सड़कों पे प्रगति हमने नहीं देखा। आप अपने कार्यकर्ताओं को भी भेज के दिखवा सकते हैं। और रही बात, जैसे कि मैंने कहा अध्यक्ष जी से कि मोतीपुर सुकुलधान छोली डोंगरगढ़ वाला रोड, मंत्री जी जब भी दिखवाएंगे कार्यकर्ताओं से नहीं अधिकारियों हाँ, अधिकारियों से भी दिखवा सकते हैं। ये जो रोड है आपके विधानसभा मेरे विधानसभा के बीच की है, जहाँ से हमेशा आना जाना होता है। ये है आपका मोतीपुर सुकुलधान मूसरा छोली डोंगरगढ़, जहाँ एक ठो कंकड़ भी नहीं डला है, एक ठो मिट्टी भी नहीं डला है। तो मरम्मत कैसे हुई, प्रक्रियाधीन कैसे हुआ? ऐसे कितने सारे भी यहाँ पे आपने बताया, प्रक्रियाधीन डूमाडी, सनहार, देहान, विष्णु, चैतु खपरी, वहाँ पे भी वही व्यवस्था है। लगभग जितने आपने सड़क बताए हैं 48 में ऐसे कोई भी जगह मैंने प्रक्रियाधीन नहीं देखा है। मतलब ये आपके विभाग ने पूरी तरह गलत हमको जवाब दिए हैं। तो लंबित कैसे रहा, कार्य कैसे हुए, स्वीकृति क्या हुई, कहाँ रहा, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, ये आप बताएंगे। सदन में एपीएल से बीपीएल राशन कार्ड में परिवर्तन का मामला भी गूंजा। इस मुद्दे को बीजेपी विधायक सुशांत शुक्ला ने उठाया और अपने ही सरकार पर गलत जानकारी देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई है। जवाब में खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने कहा कि एपीएल से बीपीएल कार्ड में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, बल्कि 19 राशन कार्ड में गड़बड़ियां पाई गई थी, जिनमें से 4 मामलों में जांच के बाद कार्रवाई की गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अजय चंद्राकर, धर्मजीत सिंह और धर्मलाल कौशिक जैसे वरिष्ठ भाजपा विधायकों ने विधानसभा या हाई पावर कमेटी से जांच कराने की मांग की है। एपीएल कार्ड डिलीट करके बीपीएल में परिवर्तित किए गए हैं क्या?
तो जो जवाब आया है माननीय मंत्री जी की ओर से वो पूर्णतः तथ्यात्मक तौर पर गलत है। मैं इसलिए आपके सामने तथ्य रखना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि एक भी कार्ड डिलीट नहीं हुए। तो एक एफआईआर जिला प्रशासन बिलासपुर के द्वारा 2024 में कराया गया, जिसमें 4 राशन कार्ड डिलीट पाए गए, फर्जी तरीके से एपीएल को बीपीएल में परिवर्तित किया गया। अब ये जवाब देते हैं कि जी नहीं, कोई भी कार्ड डिलीट कर परिवर्तित नहीं किया गया है। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या एफआईआर जिला प्रशासन ने गलत कराया है कि इनके प्रशासन के अधिकारी गलत जवाब दे, इनको धोखे में रख रहे हैं? अब आपको बता दें कि स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी सरकार घिरी नजर आई। जगदलपुर विधायक किरण सिंह देव ने महारानी अस्पताल और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कैंसर क्लिनिक के निर्माण में हो रही देरी का मुद्दा उठाया। इस पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सदन को आश्वस्त किया कि जनवरी महीने से निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। हमारे यहाँ पे बहुत प्रसन्नता का विषय है कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भी प्रारंभ होने का है। उसकी सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, निर्माण कार्य हो चुका है, एमओयू तक कंप्लीट हो चुका है, जो मुझको जानकारी है। अब ये भी शीघ्र चालू हो तो कब तक इन सब कामों का, क्योंकि बस्तर का विषय जब भी आता है तो स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ा रहता है। बार बार वहाँ से विशाखापट्टनम या रायपुर वहाँ से रेफर करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हो जाए निश्चित समयावधि में तो ये हो जाएगा। तो मैं माननीय मंत्री जी से यही चाहता हूँ कि ये सारी प्रक्रिया शीघ्र हो और इसका समय निर्धारित होना चाहिए। तो कृपया ये बताएं कि ये भी और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी कब तक वो कार्य प्रारंभ हो जाएगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी की चिंता जायज़ है, क्योंकि बस्तर क्षेत्र में जो जब भी अब तो नक्सल ऑपरेशन के माध्यम से नक्सल मुक्त बस्तर बन रहा है, लेकिन अक्सर झड़प में हमारे जवान घायल होते हैं या वहाँ सिविलियन जो काफ़ी गंभीर घायल होते हैं तो उनको एयरलिफ्ट करके लाना पड़ता था। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था कि हम बस्तर के लोगों को एयरलिफ्ट करके नहीं लाने देंगे, वहीं स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास करेंगे। और मैं सदन में बड़ी जिम्मेदारी से माननीय सदस्य महोदय को आश्वस्त करता हूं कि अगले महीने जनवरी माह में ही सुपर स्पेशलिटी को हम शुभारंभ कर देंगे और आपके तीनों कार्य जनवरी में भूमि पूजन होकर कार्य प्रारंभ हो जाएगा। वहीं जल जीवन मिशन को लेकर भी बीजेपी विधायक धर्मलाल कौशिक ने गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि 211 कार्यों में से सिर्फ 91 पूरे हुए हैं, जबकि 119 अब भी अधूरे हैं। भुगतान प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए गए। इस पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि जितना काम हुआ है उतना ही भुगतान किया गया है और किसी तरह की अतिरिक्त भुगतान का प्रावधान नहीं है। इस बीच अजय चंद्राकर ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि 70% भुगतान का यह मुद्दा किसी एक जिले का नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश का है और मंत्री को बताना चाहिए कि सभी जिलों में कार्य कब तक पूरे कराए जाएंगे। कि इसके भुगतान की प्रक्रिया क्या है, इसमें अपूर्ण है, कब तक पूरा होगा संभव नहीं है, लेकिन उनको भुगतान पूर्ण रूप से 11,315 लाख रुपए राशि का भुगतान कर दिया है। उसमें परिशिष्ट में केवल 1-2 देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। झलफा 167 लाख, कार्य अपूर्ण, भुगतान से हेतु राशि कुछ नहीं, आप देने की जरूरत नहीं। ऐसा ही इनका मतलब 111 जो नल जल योजना जो है वो 111 का पैसा इन्होंने पूरा दे दिया है और कार्य अपूर्ण है। तो मंत्री जी से मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसको पूरा कैसे कराएंगे और जब कार्य पूर्ण नहीं हुआ, सत्यापित नहीं हुआ है, तो पूरा भुगतान उनको कैसे कर दिया गया? माननीय अध्यक्ष महोदय, बिल्हा विधानसभा के लिए जो वरिष्ठ सदस्य ने प्रश्न किया है कि 92 कार्य पूर्ण हुए हैं, 119 कार्य अपूर्ण है। भुगतान की प्रक्रिया ऐसे होती है कि ठेकेदार काम करता है, बिल सबमिट करता है और उसके बाद सब इंजीनियर उसका मूल्यांकन करता है, एसडीओ मूल्यांकन करता है, फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी नियमानुसार मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन करने के बाद वो बिल आता है और फिर अलॉटमेंट जारी होता है जल जीवन मिशन के कार्यालय से और उस अलॉटमेंट के आधार पर भुगतान होता है।
जितना काम हुआ है, जितना मूल्यांकन हुआ है, केवल उतनी राशि का ही भुगतान सामान्यतः होता है। तो जो भुगतान हुए हैं वो मूल्यांकन के आधार पर हुए हैं, संपूर्ण काम का भुगतान नहीं हुआ है। भुगतान के मामले में बहुत सारे निर्देश हमने जारी किए हैं। हमने निर्देश जारी किया है कि जब तक पूरी तरह से काम पूर्ण नहीं होगा, हर घर तक पानी नहीं आएगा, 70% से अधिक उस राशि का भुगतान नहीं करेंगे। और इसलिए अतिरिक्त भुगतान का कोई विषय नहीं है, जितना काम किया गया है उतनी ही राशि का भुगतान हुआ है। कि 70% भुगतान किया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं किया जाएगा। मेरा एक प्रश्न है, इतनी मोटी परिशिष्ट आई है आज, पूरे जल जीवन मिशन में जांच करें, FIR करें, 70% भुगतान करें, ये विषय नहीं है। विषय ये है कि जो गांव समस्याग्रस्त है, जहां बिना जल स्रोत के निर्माण किया गया, वहां जल स्रोत कितने दिन में आप उपलब्ध करवा देंगे? चाहे वो उसको बिलासपुर के संदर्भ में ले, चाहे धमतरी के संदर्भ में ले लें, चाहे कहीं रामानुजगंज के संदर्भ में ले लें, कि जहां जल स्रोत नहीं है वहां बनाया दिया गया, तो जल स्रोत कितने दिन में उपलब्ध करवाएंगे आप उन गाँव में? ये और परियोजना पूरी तरह चालू हो। और यदि नहीं करवा सकते हैं तो जो ऐसा निर्माण कार्य कहीं पे भी किया गया है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे क्या? भुगतान 70% से किसी समस्या का हल नहीं हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन सिर्फ सवालों से नहीं बल्कि जवाबों पर उठे सवालों के साथ खत्म हुआ। हर मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा गया, लेकिन क्या वो जवाब सदन को पूरी तरह संतुष्ट कर पाए? कुल मिलाकर तीसरे दिन का संदेश साफ है। सदन में सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन जनता के मन में सवाल अभी भी बाकी हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में सरकार सिर्फ जवाब देगी या सवालों के पीछे छुपी सच्चाई पर भी काम करेगी। और क्या यह सत्र सिर्फ हंगामे के लिए याद रखा जाएगा या वाकई जनता से जुड़े मुद्दों के समाधान की दिशा में कोई ठोस रास्ता निकाला जाएगा? जवाब फिलहाल अभी भी बाकी है। नजरें अब अगले सत्र पर टिकी हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।